मैं आपको अभी संतुष्ट कर दूंगा, भ्रम में मत जिंदा रहिए। जो फिस्कल डेफिसिट है उस पर भी सिर्फ 3% लोन लेने की बात कही गई है। यह भी बड़ा सवाल खड़ा करता है महोदय। अगर ये ऐसा ही होगा तो बाकी रिसोर्सेज कहाँ आएगा? श्रीमान जी मुझे बोलने दीजिए। मैं कहां से रेफरेंस दे रहे हैं आप? मैं दे रहा हूं, आप पता आप ये झूठ कहां साबित से कर दीजिए। ठीक है, 3% तक घाटा जीएसडीपी का रहने का एफआरएम जो प्रावधान है उसको 4% इस बार किया है। एफआरबीएम एक्ट के तहत 4% किया गया है। 5% तक कर सकते हैं उसको तो करिए, आप ही को तो लाभ होगा। मैं आपके हितों की बात कर रहा हूं कि अगर इस तरह के डेफिसिट को आप 3 या 4 पे ही रखते हैं तो आपका राजस्व की हानि होगी, आपको पैसे कहां से आएंगे? मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। यह बजटीय प्रावधान किताब मोटा छाप के हम लोग इतना ना दे दिया, पीए वगैरह को अंदर नहीं आने दिया, लाद के ले जाना है, कोई बैग भी नहीं दिया कि उठा के घर ले जाए, उसको पढ़ना भी एक डिफिकल्ट काम है। तो मैं ये इन बातों का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि इन चीजों से आपका जब वित्तीय प्रबंधन नहीं होगा तो विकास की बात कहां से होगी? बिना पैसे का विकास कैसे होगा? तो मैं समझता हूं ये जो बजटीय प्रावधान किए गए हैं उसमें कई चूक है। यहां न तो मुख्यमंत्री जी हैं, न वित्त मंत्री जी हैं। मैं समझता हूं ऐसे मामलों में उन्हें रहना चाहिए था और विपक्ष के भी इन बातों को सुनकर कुछ न कुछ उससे एक्सेप्टेंस लेना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि क्या करने से बेहतर होगा। बजट में तो हम सब साथ हैं भाई, बजट पास होना ही चाहिए। पर कैपिटा लोन, ये लोग कहते हैं हमारे लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, पर कैपिटा लोन बढ़ा है बिहार के लोगों पर। बिहार के लोगों को कर्जदार बना रहे हैं हम। खरीदार तो बना ही दिया बिजली मामले में, हम कर्जदार बना रहे हैं। तो बिहार के करोड़ों लोगों को कर्जदार और खरीदार बनाना किसी भी आदर्श सरकार के लिए कोई अच्छे संकेत नहीं देते। तो मैं इन बातों का उल्लेख इसलिए किया कि सरकार के बड़े काबिल मंत्री लोग यहां बैठे हैं, तो बजट बनाया, लेकिन ये बड़े मूलभूत चूक उसमें रह गई है और इस पर सरकार को बताना चाहिए कि आप नहीं, अरे सभी, मैंने सबके लिए कहा है, सभी सम्मानीय है, माननीय है, क्या बात करते हैं। बिल्कुल, दोस्ती तुम्हारी आपसे भी थी, आप हमारे दुमका जिला एनएसओ महासचिव थे, हैं? ये रास्ता बदल दिया इन्होंने। मंत्री का मतलब ही काबिल होता है, जो काबिल होंगे वही मंत्री हो सकते हैं और उसके बाद माननीय सदस्य ट्रेनिंग लेते हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी। हाँ, ठीक बात। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये लोग काबिल हैं तभी तो मंत्री हैं। नहीं, आप देखेंगे तो मंत्री का मतलब ही काबिल होता है। आप पूर्व से भी देखते जाएं। तो बजट को लेकर जो भी बजटीय प्रावधान हुआ है उसमें कई चूक हैं और मुझे लगता है कि सरकार को इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि आखिर बिहार सरकार चलेगी कैसे? बिना रिसोर्स के तो गवर्नमेंट चलेगी नहीं। महंगाई से जनता त्रस्त है। मैंने कल भी इस बारे में संकेत किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह भी किया कि पेट्रोल डीजल को लेकर कुछ लचीला रुख अपनाइए, कुछ राहत मिलेगी लोगों को। तो इतने बड़े पैमाने पर जीएसटी लागू करने को लेकर क्या क्या नहीं इस देश की केंद्र सरकार ने कही, बातें की, हम लोगों ने भी किया। तो पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे से क्यों बाहर रखा गया? यह बड़ा प्रश्न है। अगर सरकार को बिहार के लोगों के हितों की अगर चिंता है तो आप जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ले आइए, अपने आप राहत कुछ मिल जाएगा। और राहत मिलेगा तो वाहवाही आपको मिलेगी। आज जो लोग गाली दे रहे हैं कल गाली नहीं देंगे, कम देंगे। तो ये जनोपयोगी, जन सरोकार से जुड़ा मुद्दा है। इतना टैक्स लेना, 1 लीटर पेट्रोल पे 45 रुपए का आप टैक्स ले रहे हैं, दोनों सरकार डबल इंजन मिलके। 1 लीटर डीजल पे 44 रुपए 30 पैसे का टैक्स ले रहे हैं, ये एबनॉर्मल है। इतना टैक्स नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरकारों को इस दिशा में सोचना चाहिए और मैं समझता हूं बिहार सरकार को इन बिंदुओं पर गौर करना चाहिए। रोजगार सृजन को लेकर आपने जो दलीलें दी हैं, सरकार की तरफ से जो दलीलें आ रही हैं, वो कहीं उसमें दम नहीं दिखता है।
रोजगार सृजन और नौकरी दो अलग अलग चीजें। कोरोना काल में जब लगभग 28-30 लाख बाहर से हमारे प्रवासी मजदूर आए, तो बहुत कुछ मुख्यमंत्री जी ने कहा, सरकार की तरफ से कहा गया। तो सिवाय इसके कि आपने उनको क्वारंटीन केंद्र में रखा, पटना से उनको घर तक भिजवाने का काम किया, उस पर भी आप बता रहे कि हमको पर आदमी 5300 रुपया खर्च हुआ खिलाने पिलाने में। तो आपने लाचार असहाय लोगों की मदद की जो आपके अपने राज्य के लोग थे। तो उन लोगों की मदद को भी आप चुनावी सभा में बुलाते हैं। आपने तो यह भी कहा था इन लोगों का रोजगार की व्यवस्था यहीं होगी ताकि हमारे ये प्रवासी भाई बाहर नहीं लौट के फिर से जाएं, फिर से परेशानी में न पड़े। क्या रोजगार सृजन के क्या उपाय हुए उन प्रवासियों मजदूरों के लिए जो बाहर से लौट के आए थे? इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। उन 28 लाख लोगों को कौन सा रोजगार बिहार गवर्नमेंट बिहार में उत्पन्न करके दे रही है, यह चर्चा नहीं है। तो बात आई गई हो गई, बात आई गई हो गई। तो ऐसे कैसे चलेगा? बिजली की बात इतनी जोर शोर से होती है, लोगों को भी लगता है वे बिजली घर में मिल रहा है, तो कहेगा बिजली मिल रही है। मैं भी कहता हूं बिजली में सुधार हुआ है, बिजली मिल रही है, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन बिजली बिना उत्पादन के गुलाम गौस साहब बिहार में कहां से आ रही है? आप खरीद रहे हैं, मार्केट से बिजली को आप खरीद रहे हैं, और किस रेट पर खरीद रहे हैं यह आप आज तक किसी को नहीं बता रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो बढ़ा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, सुनिए ना, वो 4 रुपए खरीद रहे हैं ना, तो इससे सस्ता में उड़ीसा कैसे खरीद रहा है 2 रुपए 72 पैसे? उड़ीसा भी इसी ईस्टर्न सेक्टर का पार्ट है। उड़ीसा भी पिछड़ा राज्य है, हम भी पिछड़ा राज्य हैं। आप स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं, उड़ीसा स्पेशल स्टेटस नहीं मांग रहा है। उड़ीसा 2 रुपए 73 पैसे प्रति यूनिट बिजली खरीद रही है, हम 4 रुपए से ऊपर 4.5 रुपए बिजली क्यों खरीद रहे हैं? और जब नवीनगर बन जाएगा ना, तो हम लोग भी 2.5 रुपया खरीदेंगे। ठीक है। तो बिजली में जो घालमेल है, बिजली में जो प्रेमचंद मिश्रा जी, उसमें बेसिकली जो एनटीपीसी से एग्रीमेंट हुआ था वो 4 रुपया से अधिक पे हुआ था। वही कल मुख्यमंत्री जी आपको बता रहे थे कि हम लोग चाहते हैं कि देश में वन रेट हो। बिजली विभाग का जो रेट है पूरे देश में एक तरह का फ्लैट रेट हो, यह उनका डिमांड है। अच्छी बात है, मुख्यमंत्री जी ऐसा करके दिखा दें, सस्ता बिजली दें। मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो उनको बधाई दूंगा। लेकिन बिजली में जो घालमेल है, आप सभी माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, अग्रिम राजनीति में कुछ नहीं चलता। मैं 3 साल से मैथिली के लिए लड़ रहा हूं, तब तो कल कुछ उनके मुंह से निकला है। वो भी देखते हैं क्या इंप्लीमेंटेशन कब होता है। हम उर्दू में आपके साथ हैं। तो बिजली को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, वो दावा बिहार के लोगों को खरीदार बनाने का काम किया है। अगर हम उत्पादन किए होते तो हम डेवलप स्टेट होते, हमारा कितना राजस्व बचता, जो पैसे बिजली खरीदने में हमारा खर्च हो रहा है। मेरा वो कहना है। नल जल योजना में जब हम लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, उठाते हैं, आपने भी कई बार उठाया है, तो ये लोग कहते हैं नहीं नहीं ये तो बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। हम भी उस सरकार में थे जब पहले बार ये 7 निश्चय का प्रोजेक्ट आया। हमारे अशोक जी कांग्रेस के तरफ से मंत्री थे उस सरकार में भी। 4000 मुखिया के चुनाव लड़ने पर आपने क्यों रोक लगा दी है? अभी 1 सप्ताह पहले ये खबर आई है। तो यह रोक ही साबित करता है कि नल जल योजना में मुखिया लोगों ने मिलकर, सरकारी अधिकारियों से मिलकर बड़ा भ्रष्टाचार किया है। और सुनिए, फिर ही नहीं है, कार्रवाई का आदेश दिया गया है कि कार्रवाई हो। जांच का आदेश है महोदय। सरकार योजनाओं में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार रहित महोदय, यह सरकार का संकल्प है। और सरकार, 1 मिनट, सरकार ऐसी योजनाओं में जो महोदय जिसका जिक्र कर रहे हैं, नल से जल योजना में, उसमें पंचायती राज प्रतिनिधियों के द्वारा अगर कहीं बरती गई है अनियमितता, इसकी जांच होगी महोदय। जांच में अगर कोई दोषी पाए जाएंगे महोदय, तो अब उन पर कार्रवाई होगी, उनको वंचित किया जाएगा चुनाव लड़ने से। यह सरकार का अभी कुछ निर्णय नहीं हुआ है। क्या कर रहे हैं सदन में महोदय? गलत बयानी कर रहे हैं। कहना चाहते हैं नहीं, ये क्या कहना चाहते हैं कि 4000 मुखिया चोर है महोदय? ये जनप्रतिनिधियों के